न रास्ते का पता न मंजिल का ठिकाना, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में हम लोग जो है वर्क, एनर्जी और पावर पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे किस प्रकार से जो है वर्क और एनर्जी को पढ़ा जाता है, और हम लोग बेसिक जो इंट्रोडक्शन क्लास जिसको हम लोग कहते हैं, और क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्लास होता है कोई भी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो क्लास आप अटेंड नहीं करते हैं तो आप समझ के चलिए कि फिजिक्स का पूरा चैप्टर गोल, यानी आपको आगे समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए आपको जो है पहले जो है इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्लास है उसको आप अटेंड करिए। जो लोग अटेंड किए होंगे आज की क्लास उनको जो है पूरी तरीके से समझ में आने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी भी मशीन का जो है हम लोग इफिशियंसी निकाल सकते हैं, यानी कोई मशीन जो है कितना दक्ष है, कितना उसमें जो है क्षमता भरा हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और भी देखेंगे कि किस प्रकार से आइंस्टीन ने जो है मास एनर्जी जो थ्योरी होता है उसको जो है दिया था, जिसके चलते उनको जो है आगे चलकर जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उस सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में कुछ फॉर्मूला की हम लोग बात किए थे, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन होता है, वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ऐसा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है, उसके लिए आपको फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे वर्क के बारे में। तो वर्क बराबर जो होता है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर एस मानिए या डी मानिए, कहीं पे आपको डी लिखा रहेगा तो झगड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि सर आपने तो यहाँ पर जो है एस दे दिया, लेकिन किसी बुक में आपको डी देखने को मिलेगा। डी फॉर डिस्टेंस, हम एस भी मान के चलेंगे और डी भी आप लिख सकते हैं, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा कहाँ से आया? तो आपको हम बताए थे कि फोर्स का जो कंपोनेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा का कंपोनेंट होता है, और फोर्स जो होता है आपका रिजल्टेंट होता है। कि जब आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, पिछले क्लास में हम लोग जो है डायग्राम बना के आपको हम समझाए थे कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो कोई वस्तु का जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, तभी फिजिक्स मानता है कि ये कार्य हुआ है, अन्यथा आपको कार्य को नहीं माना जाता है। तो देखिए, तो पहला ये फॉर्मूला आप लोग को पता चल गया कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा। जहां एंगल की चर्चा रहेगा, जहां कोण बताया जाएगा आपको, तो उस जगह पे आपको कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करना है? तो एफ एस कॉस थीटा वाला। अगर थीटा की चर्चा नहीं किया गया है, एंगल नहीं दिया है, तो दो चीज से आपको काम चल जाएगा, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अगर कहेगा आपको वर्क निकालने के लिए। अब हम जो है एक और दूसरा फॉर्मूला की हम लोग चर्चा किए थे, जैसे हम लोग पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ऊर्जा भी हम लोग पढ़े हैं। तो ऊर्जा में हम लोग जो है बात किए थे मैकेनिकल ऊर्जा की, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक को बोलते थे गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते थे, और एक को बोलते थे स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको पता है एम का मतलब हो गया मास, वी का मतलब हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलिए या स्पीड बोलिए, तो स्पीड को यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी मान के चलेंगे। अगर हम तीसरा फॉर्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखे थे पोटेंशियल एनर्जी की बात किए थे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो था mgh था, mgh। देखिए, ये फॉर्मूला को हम एक जगह इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब हम लास्ट क्लास, इसके बाद एक और क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हम बताएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में या किस प्रकार से आपको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए फॉर्मूला जरूरी है। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है mgh। m का मतलब हो गया मास, g का मतलब हो गया गुरुत्व त्वरण। अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है या ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो वहां पर जो है गुरुत्व त्वरण काम करता है। और हाइट, एच फॉर क्या हो जाएगा? हाइट, यानी ऊंचाई। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से आप कितनी ऊंचाई पर उठा रहे हैं। मान लीजिए किसी ईंट को, कोई पत्थर है, उसको आप जो है पृथ्वी से ऊपर उठाएं, उठाने के बाद जो है आप उसको नीचे छोड़ते हैं। जब उठा के यहाँ पर रखे हुए हैं तो वो रुका हुआ है, उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा कूट कूट कर भरा हुआ है। जैसे उसको आप छोड़िएगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा। किसी के सिर पे अगर गिरा दीजिएगा तो समझिए आगे क्या होगा। देखिए, तो ये तीन फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे। अब हम चौथा फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। चौथा फॉर्मूला जो था काइनेटिक एनर्जी, जो स्थितिज ऊर्जा है उसका, और आपको हम बताए थे P बराबर mv, जो संवेग होता है, उन दोनों का संबंध देखे थे, यानी रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड
मोमेंटम की हम लोग चर्चा किए थे, यानी P इक्वल टू एम भी। तो हम बताए थे यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो ये हम लोग जो है कुल 4 फॉर्मूला की हम लोग चर्चा किए थे, और चारों जो है इस जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कार्य ऊर्जा और शक्ति, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 फॉर्मूला। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m। तो ये हो गया कि जब आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा और मास भी दिया रहेगा तो कहेगा आपको काइनेटिक एनर्जी निकालकर बताइए, तो उस कंडीशन में आपको जो है इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग देखते हैं कि मास एनर्जी थ्योरम क्या है। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए मास एनर्जी थ्योरम। देखिए मास एनर्जी थ्योरम, मास एनर्जी थ्योरम, या इसी को कहते हैं हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट में से एक, जिनका नाम था आइंस्टीन, उनके द्वारा जो है ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, ये दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत। तो देने वाले व्यक्ति कौन थे ये सिद्धांत को? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन के द्वारा जो है ये सिद्धांत को दिया गया था। तो ये आपको नोट करना है कि द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु है उसमें कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के कारण उसमें कुछ ऊर्जा होता है। इसी चीज को उन्होंने एक फॉर्मूला के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा E इक्वल टू mc², E इक्वल टू mc²। उन्होंने कहा E जो होता है किसी भी वस्तु में निहित ऊर्जा होता है E, और m होता है उस वस्तु का द्रव्यमान होता है, और c होता है प्रकाश का जो वेग होता है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, उसकी चर्चा की गई c का। तो यहां पर आप लिख सकते हैं E का क्या मतलब है? E का मतलब हो गया एनर्जी ऑफ अ बॉडी, यानी किसी भी वस्तु का जो है एनर्जी जो होगा वो E से हम लोग डिनोट करेंगे। अगर हम m की बात करेंगे, m मास ऑफ अ बॉडी, यानी किसी भी वस्तु का जो है m फॉर मास। अब हम बात करते हैं c, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए आप लोग जानते होंगे जो प्रकाश की चाल है, अब हम यहाँ पर प्रकाश की चाल की हम चर्चा जब करते हैं वो हम करेंगे वायु में या कह सकते हैं निर्वात में, जहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, कोई भी जो है रुकावट नहीं हो, वहाँ पर हम जो है प्रकाश की हम चाल जब कैलकुलेट करते हैं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड जो है प्रकाश को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम जो है c का वैल्यू हम कितना नोट करेंगे? तो देखिए 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपको मीटर में लिखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका c का वैल्यू, यानी जो प्रकाश की वैल्यू है, जो सूर्य की प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, उसका जो स्पीड होता है वो निर्वात में कह सकते हैं या कह सकते हैं वायु में, उसका जो स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं। अगर आपको ऐसे लिखना है 3 × 10⁵, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और 8 अगर लगा दीजिएगा तो वहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका जो है फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला को किसने दिया था? तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इन सभी फॉर्मूला को आप एक जगह करके आप लिखिए,
ताकि आपको जो है बार बार रिवीजन करने के टाइम में आपको एक नज़र देखिए, जैसे होता है ना कि पहली नज़र में आपको प्यार हो जाता है किसी से, उसी प्रकार से एक नज़र देखिए और पूरा रिवीजन हो जाए। यानी किसी भी चैप्टर को इतना शॉर्ट में, एक पेज में जो जो इंपॉर्टेंट होता है उसको शॉर्ट में बनाइए और एक दीवार पर चिपका दीजिए। बस कुछ नहीं करना आपको। जैसे कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको पहले लिख दीजिए, जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको आप पॉइंट बना के लिख दीजिए और उसको दीवार पर चिपका दीजिए, ताकि एक बार आप देखें आपको पूरी सिनेरियो समझ में आ जाए कि ये चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस ऐसा ही। चलिए, तो आप इतना इन्फॉर्मेशन जो आपको जो दिया गया है, आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए। आगे हम बात करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है स्प्रिंग में, जब आप लोग बच्चे होंगे या अभी भी देखते होंगे, आप लोग नोटिस किए होंगे, कोई स्प्रिंग अगर ले लेते हैं, अगर उसको हम खींचते हैं, खींचने टाइम तो खींचा जाता है, लेकिन होता क्या है, उसको अगर छोड़ देते हैं ना तो फिर उसी अवस्था में पहुंच जाता है। यानी जितनी लंबाई थी पहले, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबाई है स्प्रिंग की, उसको हम खींच के 20 सेंटीमीटर कर दिए, लेकिन जैसे ही हम छोड़े वो पुनः जो है 10 सेंटीमीटर पर पहुंच गया। आखिर ऐसा होता क्यों है? कौन उसको खींच रहा है? तो स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है और वही स्थितिज ऊर्जा जो है उसको जो है अपने स्थान पर लाने के लिए जो है वो खींचती है, दोनों साइड से इसे खींचती है। मान लीजिए आप तो इसे खींच दिए, जैसे ही छोड़िएगा कि दोनों साइड से जो है वो अपने स्थान पर आ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग में स्थित, स्प्रिंग में उपस्थित जो है स्थितिज ऊर्जा। अब हम उसकी चर्चा करेंगे, आप लोग इसको नोट करिए। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, स्प्रिंग में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की हम लोग बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑनलाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और ऑनलाइनर तो छोड़िए, इसके अलावा नॉमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा या स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा। अब हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग आपको हम बना के बताते हैं। देखिए, एक स्प्रिंग ए हो गया। अब हम ए डैश बनाते हैं, क्योंकि इसी को हमको खींचना है। अब देखिए, यहां से जो है इसका लंबाई जो है इतना बढ़ गया, और इस लंबाई को हम लोग जो है x मान लेते हैं। इस लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं। यानी जो इनिशियल था a, देखिएगा गौर से देखिए, जो स्प्रिंग a है उसको हम लोग क्या किए, इधर से हम खींच दिए। कितना खींचे? तो x लंबाई इसको हम लोग खींच दिए। तो जो ओरिजिनल था उसमें आप क्या होगा, बदलाव आ गया, इसलिए हम लोग इसको हम a मान लिए, इसको हम a डैश मान लिए। जब हम इसको खींचे तो इसके लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ उसको हम लोग क्या माने, x मान लिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्प्रिंग में उपस्थित जो भी ऊर्जा होती है, जो भी स्थितिज ऊर्जा होता है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे स्प्रिंग का, तो यहां पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k x², ये होता है आपका स्प्रिंग में उपस्थित पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। क्योंकि आप लोग पोटेंशियल एनर्जी जो आप लोग पढ़ते हैं, अभी हम जस्ट लिखे हैं कि mgh होता है, लेकिन हम यहाँ पर स्प्रिंग की चर्चा कर रहे हैं। स्प्रिंग में कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, 1/2 k x²। अब यहाँ पर k बहुत इंपॉर्टेंट है। k क्या होता है? तो ये होता है स्प्रिंग नियतांक, या इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू हमेशा जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। कोई भी क्वेश्चन जब जैसे आपको हम बताएंगे नॉमेरिकल क्वेश्चन, उसमें आपको जो है स्प्रिंग का जो है
स्प्रिंग कांस्टेंट दिया रहेगा, नियतांक। तो इसका हम लोग वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू तो इसका कांस्टेंट नहीं रहता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो है दिया रहेगा। देखिएगा के का जो वैल्यू, के का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हो गया के का वैल्यू। अब एक्स जो हो गया वो जो है अतिरिक्त लंबाई, जो स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं उस लंबाई को हम लोग एक्स कहते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ा जाएगा ये पुनः अब अपनी अवस्था में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इसमें जो है एक ऊर्जा निहित है, एक ऊर्जा कार्य करती है जो उस स्प्रिंग को इसे सिकुड़ने में मदद करती है। उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो आपको समझ में आया होगा कि स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित रहती है। तो इस प्रकार से जो है आपको स्प्रिंग में उपस्थित जो है स्थितिज ऊर्जा की हम जब बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करिएगा। इस प्रकार से देखिएगा आपको जो है के का वैल्यू आपको दिया रहेगा और एक्स का भी वैल्यू दिया रहेगा। कहेगा कि स्प्रिंग में उपस्थित पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करिए। अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पर हम बताएं तो आप लिखिए किसी स्प्रिंग को खींचकर जो है 10 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ा दिया गया। यानी पहले कुछ और होगा, मान लीजिए स्प्रिंग का जो है इनिशियल अगर हम मान लेते हैं, पहले था इसका 10 सेंटीमीटर, इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया, 20 सेंटीमीटर कर दिया। पहला लंबाई जो है यहाँ पर मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और ये पूरा जो हो गया 10 सेंटीमीटर यहाँ और 10 सेंटीमीटर यहाँ, तो ये 20 हो गया। अब के का वैल्यू मान लीजिए 60 न्यूटन पर मीटर है, 60 न्यूटन पर मीटर है। अब कहेगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, 1/2 के का वैल्यू कितना दिया 16 न्यूटन। अब इंक्रीमेंट कितना हुआ, देखिए 10 तो सेंटीमीटर पहले था, 20 हो गया। इसका मतलब है x कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 10। तो यहाँ पर क्या करिएगा आप लोग, अब एक चीज़ आप नोट करिएगा, क्योंकि हम लोग के का जो वैल्यू लिखे हैं 60 न्यूटन मीटर लिखे हैं और ये दिया किस में है, तो ये सेंटीमीटर में है। इसका मतलब है कि जो 10 सेंटीमीटर आप इंक्रीमेंट हुआ है इसमें, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यूनिट सेम होना बहुत आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, 10/100 इसका स्क्वायर होगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, जो पोटेंशियल वैल्यू निकल के आएगा वही जो है इस स्प्रिंग में उपस्थित जो है आपको स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया किस प्रकार से हम लोग जो है कोई भी स्प्रिंग हो उसका जो है पोटेंशियल वैल्यू जो है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊर्जा जो है आपको हम पहले क्लास में भी बताए थे, ऊर्जा जो है उसको ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा केवल जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। हम देखेंगे कुछ ऊर्जा की हम लोग चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन सा ऊर्जा का परिवर्तन जो है किस ऊर्जा में होता है। तो चलिए आप लोग क्या करिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इतनी मेहनत जो है, देख रहे हैं पसीना, देख रहे हैं आपको पसीना, समझ में आता होगा कि कितनी मेहनत जो है आप लोगों के लिए जो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी रेलवे की वैकेंसी है और रेलवे में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो जितने भी रेलवे के बच्चे हैं वो तो एक तरह से सर समझिए कि ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा आप लोगों को। और रेलवे के अलावा और भी गवर्नमेंट एग्जाम जो भी है वहाँ पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन वहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम पूछता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। कि जैसे आपसे पूछेगा कि स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपको सीधे बताना है कि स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि अभी हम लिखा है पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है इसको जो है आइंस्टीन नहीं दिया था। पहली बात तो ये है, ऊर्जा का जो संरक्षण का सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो आप लोग लिखिएगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, अगर इसको जो है अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, थ्योरी ऑफ
थ्योरी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हो गया आपका जो है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो आपको हम बता चुके हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन के द्वारा यह थ्योरी दिया गया था कि ऊर्जा जो है ना कभी नष्ट होती है और ना ही कभी जो है इसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहां पर आपको हम लिखते हैं और आप लोग भी नोट करिए, ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए, ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, यानी ट्रांसफॉर्म होता है इसका। आपको अगर इंग्लिश में हम लिख के दिखाएं तो एनर्जी कैन neither be produced nor destroyed. It can only be transformed into one form to another. देखिए, एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऊर्जा को जो है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको जो है नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसका जो होता है ट्रांसफॉर्म होता है, यानी रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे लड़की जब कुमारी होती है तो किसी पिता के जो है वो बच्चे होते हैं, अब जब शादी हो जाता है ना तो उसका ट्रांसफॉर्म होता है कि एक पिता के बच्चे थे, यानी कहने का मतलब है बेटी थी, अब दूसरे पिता के जो है वो बहू बन जाएगी, किसी की पत्नी बन जाएगी और कुछ दिनों के पश्चात जो है किसी की माता बन जाएगी। तो लड़की तो वही है लेकिन उसका जो है रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उसी प्रकार से एनर्जी का भी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको याद रखना है। इसको किसने दिया था, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था ये थ्योरम। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऊर्जा की बात करेंगे, और ऊर्जा जो है किस रूप से किस रूप में, जैसे आप बाबू जो सोना से आप लोग बात करते हैं भर भर रात, तो जब आप बोलते हैं फ़ोन में, तो फ़ोन में जो बोलते हैं आप, तो ये ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा यानी जब बोलते हैं वो ट्रांसफॉर्म होता है, तब जो है आपके सोना तक पहुंचता है ये बात। तो जब आप बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा जो है, ध्वनि ऊर्जा का परिवर्तन होता है वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, और वही इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो है आपको जो है बाबू के कान तक पहुंचाता है ना। तो इस प्रकार से जो है कुछ ऊर्जा की हम लोग चर्चा करेंगे कि किस रूप से किस रूप में परिवर्तन होता है उसका। तो आप लोग क्या करिए, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिखिए। अब देखिए, जिस प्रकार से हम आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के हम बताते हैं, उसी प्रकार से आपको नोट्स बनाना है।
अपना नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे। चलिए आप हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, और जो डायरेक्ट जो है एग्जाम में वहाँ से पूछा जाता है कि आपसे पूछेगा कि बताइए डायनेमो में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, या जनरेटर में, डायनेमो बोलिए, जनरेटर बोलिए, या कहेगा माइक्रोफोन क्या होता है, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण कैसा होता है, या कहेगा आपको जो घर में आप लोग बैटरी रखते हैं, जो बैटरी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें किस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऊर्जा का रूपांतरण। अगर हम पहले बात करते हैं माइक्रोफोन, अब माइक्रोफोन जो होता है, जो आप बोलते हैं, वो ध्वनि ऊर्जा को जो है वो किस में ट्रांसफर कर देता है, तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में। तो इसको हम लोग बात करेंगे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करेंगे लाउड स्पीकर, जो आप लोग बड़ा बड़ा बाजा डीजे उजे देखते होंगे, तो उसमें ऊर्जा का किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसमें हो जाता है इलेक्ट्रिक, यानी करंट उसमें डालते हैं तब जाके वो ध्वनि प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम लाउड स्पीकर की बात करते हैं, लाउड स्पीकर ये जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा बात कर लेते हैं जनरेटर। आप लोग जनरेटर भली भांति देखे होंगे, किसी का शादी हो रहा है, किसी का मुंडन हो रहा है, तो कोई फंक्शन होता है तो उसमें जनरेटर मंगाया जाता है। आप लोग बहुत प्रकार के जनरेटर देखे होंगे। तो जनरेटर करता क्या है, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। कौन सी ऊर्जा, तो आप देखे होंगे कि जनरेटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न कैसे होता है, क्योंकि उसको हम लोग घुमाते हैं, घुमाने के बाद एक मशीन लगा रहता है, वो मशीन जो है उसको मूव करता है, उसमें जो है डायनेमो लगा रहता है, डायनेमो को जो है वो घुमाता है। तो होता है कि हम लोग यांत्रिक ऊर्जा उसमें डालते हैं और यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट होता है विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पर हम लोग जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म होता है इसे। अब बात करते हैं कि जनरेटर का जो भाई है, क्योंकि हम देखिए दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, जनरेटर के साथ आ जाता है आपका मोटर। अब इसका ये उल्टा हो जाता है। आप लोग मोटर देखे होंगे, जैसे आटा उटा जो बनता है, गेहूं से आटा जब बनता है, तो वहाँ पर देखिएगा मोटर से जो है ना आटा पीसने वाली मशीन को जो है घुमाया जाता है। मोटर में हम लोग क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब वो मूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा हम लोग दिए तब वो जाके गति करना शुरू किया, यानी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है ये ट्रांसफॉर्म करता है। ये हो गया माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, जनरेटर, मोटर। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है आपको हम बताए हैं। एक दो और आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप कोई सितार है, सितार आप लोग देखे होंगे कि वहाँ सितार का जो तार होता है उस पर ऐसे करने पर यानी कंपन होता है, कंपन करने के बाद ध्वनि उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आप यांत्रिक ऊर्जा ऐसे दे रहे हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को वो किस में कन्वर्ट करता है, तो ध्वनि ऊर्जा में वो कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं विद्युत सेल में। तो विद्युत सेल की अगर हम बात करते हैं, विद्युत सेल मतलब बैटरी। तो इसमें क्या होता है कि जब आप लोग बैटरी देखे होंगे तो बैटरी में आप एसिड रहता है, और एसिड में जो है जब वाटर कम हो जाता है तो आप जो है डिस्टिल वाटर जो होता है उसको आप फिल करते हैं उसमें। अब होता क्या हो उसमें होता है रासायनिक ऊर्जा। उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो है सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है। अब होता क्या है उसमें
कि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है बैटरी से। तो होता क्या है कि उसमें जो भी रासायनिक ऊर्जा बनता है, तो रासायनिक ऊर्जा ही जो है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। तो हम बात करेंगे कि विद्युत सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देखिए, जो विद्युत सेल है वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में जो है कन्वर्ट करता है। आगे हम अगर बात करते हैं, कुछ और देख लेते हैं, एक दो और। तो यहां पर हो गया मोटर, जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, विद्युत सेल। अब इसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए कि किस प्रकार से जो है आप लोग देखेंगे विद्युत घंटी, बेल जो बजता है कि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक देते हैं। तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को जो है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, तो वो कन्वर्ट कर देता है ध्वनि ऊर्जा में। क्योंकि सेम है, देखिए हम इसलिए नहीं लिखना चाह रहे हैं क्योंकि लाउड स्पीकर के ही जैसा है, विद्युत ऊर्जा उसमें डालते हैं तो ध्वनि ऊर्जा निकलता है। तो कुछ ऐसे मशीनरी होगा जो बहुत सारे जो है कॉमन हो जाएगा, तो उसको हम लोग जो है अलग अलग लिखने से कोई फायदा है नहीं। जैसे आप लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक देते हैं, इलेक्ट्रिक ऊर्जा डालते हैं उसमें, तो क्या होता है उसमें आपको ध्वनि ऊर्जा निकलता है, साउंड आता है, ध्वनि ऊर्जा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है कुछ ऊर्जा की हम लोग चर्चा किए, जो आपको भली भांति समझ में आया होगा कि ऊर्जा को जो है उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और न ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ इसको जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने जो भी डाउट है उसको जो है विस्तृत रूप से आप लिखने का प्रयास करिए, और हम भी चाहेंगे इस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। वीडियो आने में थोड़ा सा देरी हो जाती है क्योंकि मेरा शेड्यूल जो है थोड़ा सा बिजी रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि वीक में अधिक से अधिक आप लोगों के लिए जो है क्लास लाया जाए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोगों का सिलेक्शन हो, अपने माता पिता का आप सपना साकार करें। तो इस प्रकार से जो है आज हम लोग क्लास देखें। अगली क्लास में हम लोग जो है इस चैप्टर का जो है लास्ट क्लास होगा, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगी उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, और करेंगे इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को जो है समझ में आएगा कि जितने फॉर्मूला आज हम लिखे हैं उन सभी फॉर्मूला का जो है एक तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एक एक करके जो है सभी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, और सभी फॉर्मूला पर कम से कम एक क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका फॉर्मूला जो है किस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे। तो सभी पर हम लोग जो है एक एक करके जो है क्वेश्चन करने वाले हैं अगले क्लास में। तो आज की क्लास जो है आपको जो है किस प्रकार से ठीक लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।